नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर हिंदुत्व की राजनीति को जनता ने नकार दिया है और विपक्ष इंडिया अलायंस का कहना है कि एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि भारत में जो है धर्म आधारित नफरत की राजनीति, इसको जनता स्वीकार नहीं करती है। इस पूरे सियासी नारे को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी लखनऊ से। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में जस हिंदी टीवी पर। जी प्रदीप जी, शुरुआत तो शुभकामना से करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उत्तर प्रदेश में पार्टी को 5 सीटों का फायदा, और लगभग मैं देख रही थी कुछ आंकड़े हैं कि 6 और जो सीटें हैं वहां पर प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर कांग्रेस ने किया है। मैं चाहती हूँ कि बनारस सीट की जो बात है, जो कि अजय राय लगभग 1,52,000 कुछ वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री यहाँ पर जीते हैं, जिसे कि प्रधानमंत्री की छोटी जीत बताया जा रहा है। आप इस मुद्दे पर जो कांग्रेस को फायदा हुआ है, इस सीट पर जो कांग्रेस को फायदा हुआ है, इसके बारे में क्या बातें रखना चाहेंगे? वहां पर जो बनारस की जनता है, आखिर किससे प्रभावित होकर कांग्रेस के प्रति जो है शिफ्ट हुई है? कुछ वोट जो है बढ़ा है अजय राय जी का। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे तो एक बयान दिया था उन्होंने कि ना मैं आया हूँ ना मुझे बुलाया गया है, मुझे माँ गंगे ने बुलाया। माँ गंगे का आंचल आज भी उतना ही फैला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनजीटी की रिपोर्ट है। ये हम नहीं कह रहे हैं। शपथ पत्र पर भारतीय सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शपथ पत्र में अपने बताया है कि आज भी 40% माँ गंगा का आंचल गंदा है। आज वहां पर आचमन नहीं किया जा सकता। आज जब बनारस की बात होती है तो बनारस की स्थिति यह है कि वहां का बनारसी साड़ी का उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर था। आज 800 परिवार पलायन की स्थिति में है। कम से कम 10 परिवार की युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज वहां का बनारस का साड़ी उद्योग बंद है। बनारस की माँ गंगे का आंचल फैला है और जहां जहां से पूरे हिंदुस्तान में जहां से नदियां गुजरती हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कम से कम 30% से ज्यादा निषाद समाज के लोग होते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय ही नदी से जुड़ा हुआ होता है। उसमें हुआ क्या है कि वहां पे जो नाविक होते हैं वो उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के लोग माने जाते हैं, तो वो होते हैं और उनका वो पारिवारिक व्यापार होता है। उसमें नाव चलाना, वहां की जो खाली जमीन है उसमें ककड़ी, तरबूज और खरबूज इस तरह की चीजें वो बोते हैं, वो पट्टे सरकार द्वारा दिया। इस बार ये हुआ कि योगी जी की सरकार ने निषाद समुदाय के लोगों से पट्टा छीनकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पट्टा दे दिया और निषाद समुदाय खाली हाथ में। वहां पर जो नाव चलाते हैं उनकी नावें जब हमने नदी यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश की, तो उसमें जब निषाद समुदाय के लोग आगे आए तो उनकी नावें जला दी। और इतना ही नहीं हो रहा, आप ये बताइए कि बनारस में जो गांव उन्होंने गोद लिए थे, वो गांव के आप जैसे तमाम संभाग चैनलों ने जब वहां का सर्वेक्षण किया तो पाया कि वहां विकास के नाम पे शून्य है। अभी विकास गोदी के नीचे उतर नहीं पाया है और निश्चित तौर पर वहां पे नालियां बजवाया। वहां पे एक इंजीनियर को वहां के ग्रामवासियों ने पकड़कर पेड़ में बांध दिया। इसलिए बांध दिया कि एक हफ्ते से पूरा वहां पानी, पूरा गांव का गांव पानी में डूबा हुआ था। गंदे पानी से गांव में महामारी फैली। इस तरह का प्रतिरोध था और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया। क्योटो बनाते बनाते इस देश को इतना गंदा शहर बना दिया और कम से कम 125 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा जरूर गया, लेकिन वहां के लोगों का, वहां के जो घर हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्हें न विकास का कोई साधन मिला, ना उनको व्यापार का कोई साधन मिला। और जब बनारस की बेटी अपने ऊपर यौन उत्पीड़न और यौन अपराध का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, तो भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संरक्षित करती है बल्कि पदों पे ऊपर बढ़ाने का प्रयास करती है। ऐसी परिस्थिति में काशी में ऐसा विरोध था
और हमारे अध्यक्ष आदरणीय राय जी काशी के लाल है, लगातार लोगों के बीच में रहे, लगातार लोगों की समस्याओं के लिए जनसंघर्ष करते रहे। उसी का परिणाम है कि किसी तरीके से 3 चरणों में पीछे रहते रहते देश के संभावित प्रधानमंत्री किसी तरह हाफते हुए चुनाव जीते। तो ये निश्चित तौर पर ये जनाकांक्षा थी कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा इस देश से किया था, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बात की थी, किसानों का आय दुगनी करने की बात की थी। तो किसानों का आय दुगनी करते करते किसानों की आय उन्होंने 27 रुपए प्रतिदिन कर दी, तो कर्जा 74,000 रुपए। जी। महिला सम्मान की बात करते करते ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, चिन्मय नंद जैसे लोगों को संरक्षित करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। और लोगों को रोजगार देने की बात करते करते उत्तर प्रदेश में जितनी भी वार्ड निकली, सारी की सारी वार्ड घोटालों की भेंट चढ़ गई, जिसका जवाब न देश की सरकार ने दिया, न देश के प्रधानमंत्री ने दिया। तो निश्चित तौर पर जनता ने माना, क्योंकि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आज हम निश्चित तौर पर बैलेट के माध्यम से, वोट के माध्यम से हम अपना जवाब आपको देंगे। और देश की युवाओं ने, देश की आवाम ने ये जवाब दिया। आपने जिन जिन मुद्दों को गिनाया है प्रदीप जी, आपने गंगा की बात कही कि स्वच्छता नहीं थी, क्योटो की बात की, वो नहीं किया, आपने घरों मंदिरों को तोड़ने की बात की, आपने रोजगार की बात की। लेकिन एक सवाल, जब हम चुनावी नतीजों की समीक्षा कर रहे थे, उन पर बहस कर रहे थे, तो एक वरिष्ठ विश्लेषक जो है, वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उन्होंने कहा कि अजय राय के लिए कांग्रेस ने प्रचार में ज़्यादा ताकत नहीं झोंकी, नहीं तो ये जो जीत का अंतर है प्रधानमंत्री मोदी का, ये और कम हो सकता था। क्या कांग्रेस इस तरह का मंथन कर रही, इस तरह की समीक्षा अब चुनावी नतीजों की आपके सामने निकल कर आई है? आपका क्या कहना है? ये जो अजय राय की हार हुई है वहां पर लगातार, इस पर पार्टी इस नतीजे को किस तरह से देख रही है, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्लित हो रही है, ना कि इस पर ध्यान दिया गया है कि ये जो वोटों का अंतर रह गया है वो कहां पर नुकसान हुआ? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चुनाव प्रचार या पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का समर्थन उस सीट पर, आप ये बताइए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और डिम्पल यादव जी का वोट तो हम करते हैं। पूरे प्रदेश में हम तमाम साथी जो आदरणीय अध्यक्ष जी के चुनाव में जहां जहां से सपोर्ट पा रहे थे, आदरणीय अध्यक्ष जी के चुनाव में हम लोग गए। आदरणीय अध्यक्ष जी भी लगातार, क्योंकि वो लगातार 5 वर्षों तक बनारस की आवाम के लिए संघर्ष करते रहते, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री की सभाओं में जाकर के उनके तमाम बड़े पूरे धन बल और तमाम तरह के बलों का प्रयोग किया। एक 5-5 घरों के देश के बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए थे जो तमाम तरह के प्रबंध देने का प्रयास करें। यहीं पर देश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और 10 लाख की जीत की बात करते हैं। तो 10 लाख की जीत तो देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता ने असम में करके दिखाया। निश्चित तौर पर किसी तरह हारते हुए देश के प्रधानमंत्री अपना सम्मान बचा पाए हैं। और अगले चुनाव में निश्चित तौर पर जिस तरीके से बनारस की उपेक्षा हुई, आप ये मानकर चलिए अगले चुनाव में बनारस से मोदी जी की विजय बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इस तरीके से वहां युवाओं को ठगा गया है। और वो बेटी, बनारस की बेटी, जिसने लगातार संघर्ष किया, पूरा देश जब सड़क पर उतरा तब उन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, वरना उसको जिस तरीके से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा था, अपनी पार्टी में लगातार पदों पर बढ़ाते, निश्चित तौर पर ये निंदा का कार्य है। और इसकी जितनी कड़ी निंदा होनी चाहिए उतनी हम लोगों ने की। जी, यानी आप कहेंगे कि प्रचार में कोई कमी नहीं थी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन बहुत थे और धनबल बहुत था। इसका जो है नतीजा है कि उन वोटों को आकर्षित नहीं किया गया, जिसका अंतर जो है पीएम मोदी को वाराणसी से जीत दिला गया है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री की यह नैतिक कार्य, आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री विजयी जरूर हो, लेकिन काशी की जनता ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की ये नैतिक हार है। हमें तो ये लगता है कि उनको अपनी हार से सहमत होते हुए सांसद के प्रतिनिधित्व से इस्तीफा दे।
और भी कई सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जा रहा है कि यूपी के 2 लड़कों ने कमाल कर दिया है। एक ऐसा की स्टेट जिस पर सभी सियासी दलों की केंद्र की सत्ता पर पहुंचने के लिए बहुत ही पैनी नज़र रहती है, उस स्टेट के जातीय समीकरण को साधने की वो कोशिश करते हैं। और ये बीजेपी की हार के बारे में कहा जा रहा है, बीजेपी के नुकसान के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी से जातीय समीकरण भी यहाँ पर उसमें एक बड़ी चूक हो गई है, जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हुआ उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी। उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ये जो सफलता हासिल हुई है, इस सफलता के पीछे कौन कौन से मुद्दे जो साथ दिया उन्होंने, और जनता का ये साथ जो मिला है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश में अब कांग्रेस पार्टी क्या क्या तैयारियां कर रही है। प्रदीप जी, फिर से स्वागत करती हूँ ब्रेक के बाद आपका। और मैं समझना चाहूँगी कि अगर बनारस सीट से आगे बढ़ते हैं तो फिर आप आ जाइए मेरठ की सीट, अमेठी की सीट, रायबरेली की सीट, और भी बहुत सारी सीट है जहाँ पर, इलाहाबाद की सीट, एक एक करके मैं इन सब सीटों पर भी कांग्रेस की सफलता का रहस्य समझने की कोशिश करूँगी। क्यों ना इलाहाबाद सीट पर मैं चाहूँगी कि आप रखिए ये बात कि प्रयागराज में बीजेपी हार गई, इसकी वजह क्या रही? तो ये प्रयागराज की बात नहीं, अब उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रयागराज की एक खासियत है। निश्चित तौर पर जब हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ वादा किया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने देश या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ की युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया है, उसका परिणाम है ये परिणाम जो आया उसकी निश्चित तौर पर उसी का परिणाम। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने इस देश के नौजवानों से 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, आपने 12 करोड़ रोजगार, और उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने जितनी भी वांट निकाली, सारी की सारी वांट घोटालों की बेट कर गई। उसमें चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, चाहे शिक्षा भर्ती घोटाला हो, चाहे नलकू भर्ती घोटाला, जितनी भी वांट, सारी की सारी वांट घोटालों की भेंट कर जाती है। और प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं, और हम जब नौजवान सड़कों पर करते हैं तो उनको लाठियों में खर्चा होती है, अराजक कहा जाता है। देश के किसानों और देश के किसानों की आय दुगनी करने का वादा यहीं पर बरेली की सभा में देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो आय तो दुगनी नहीं, लेकिन हुआ क्या, आय 27 रुपए प्रति हो गई, 74,000 रुपए। जब इसके लिए आपके 3 काले कानून के लिए इस प्रदेश और देश का किसान जब दिल्ली की तरफ पहुंच करता है, आंदोलन करता है, सड़कों पर उतरता है, तो आप उसे अराजक कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही। इससे भी जब आपका मन नहीं भरता है, इससे भी जब आपका मन नहीं भरता तो उनके राहों में आप काटे भी, उससे भी जब आपका मन नहीं भरता है तो लखीमपुर में अपने गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़वा दी जाती है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस गुंडे गृह राज्य मंत्री के सर को समझती है। जी इसका जवाब जनता ने दिया। प्रदीप जी, ये तो सारे वो मुद्दे हैं जो आप, जी प्रदीप जी, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहा जा रहा है कि विपक्ष को जनता का साथ मिला या फिर जनता का भरोसा जो है विपक्ष पर दिखा है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, आपने एक बार भी अभी तक राहुल की यात्रा के बारे में जिक्र नहीं किया। क्या राहुल की यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका असर नहीं मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ये जो अच्छा प्रदर्शन मिला है या फिर सीटों का मुनाफा हुआ है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी हाथ हो सकता है? आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया अभी तक प्रदीप जी। अभी तक आपने जिन जिन मुद्दों पे चर्चा की, हम उन मुद्दों पर आ रहे थे। निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा ही नहीं, आप बताइए कि यात्रा के माध्यम से तो हमने अपना न्याय पत्र तैयार किया, गारंटी पत्र तैयार किया, और इतना ही नहीं, हम राहुल गांधी की यात्रा पे नहीं, इन किसानों की लड़ाई में राहुल गांधी जी का योगदान नहीं क्या, युवाओं की लड़ाई में राहुल गांधी जी का योगदान नहीं है क्या? निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि जब इस देश के नौजवानों को, देश की आवाम को आदरणीय राहुल गांधी जी ने बताया कि ये वो षड्यंत्रकारी हैं जो देश का संविधान बदल देना चाहते हैं, इसका प्रमाण है कि आप चाहे जहां अयोध्या विधानसभा, अयोध्या लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी आती है, उनके प्रतिनिधि लल्लू सिंह जी, उन्होंने बयान दिया कि हमें 400 सीटें देने, हमें देश का संविधान बदलना है, यानी कि देश का आरक्षण बदलना, देश में आरक्षण समाप्त करना है। इनके नेता अरुण गोविल ने कहा, इनके नेता अनंत हेगड़े ने कहा, इन सारे लोगों का बयान आता है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोट भैया नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं।
और इतना ही नहीं होता, इस पर जब हम कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं तो तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं और ये कहा जाता है दो शहजादों की जोड़ी है जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में खारिज। हम ये कहते हैं दो शहजादों की जोड़ी ने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के संविधान दो विचारधारा चुनाव, एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग चुनाव के मैदान में थे, एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग। तो निश्चित तौर पर इस देश ने संविधान को मानने वाले लोगों का समर्थन किया, एक नैतिक समर्थन किया और नैतिक समर्थन के आधार पर आज देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को जो आज के पहले देश के प्रधानमंत्री की जुबान से कभी एनडीए का शब्द नहीं निकला। यहाँ उत्तर प्रदेश जहाँ बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर होल्डिंग बैनर पोस्टर में ये जो प्रचार होता था तो 2 इंजन की सरकार का प्रचार नहीं होता था, उसमें अब की बार मोदी सरकार, यानी कि योगी तक की होल्डिंगों में फोटो नहीं होती। जिस लखनऊ से बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर भी आदरणीय राजनाथ जी की किसी भी तस्वीर किसी भी होल्डिंग बैनर पोस्टर पे नहीं होती। आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ा कि जीत एनडीए की जीत है, वरना तो ये जीत जब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना पड़ा। और आज जब ये जनमत इनके खिलाफ गया तो आज तक भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने ये स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया। ये नैतिक हार हमारी है भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी। अब प्रियंका गांधी के बारे में सवाल करना चाहूंगी। हम सबको बहुत निराशा हुई थी जब रायबरेली से केएल शर्मा को उतारा गया, प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। तब ऐसा लग रहा था कि वहां से कांग्रेस की तरफ से भी जो आवाज़ें निकल कर आ रही थी कि वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी जो है चुनाव लड़े, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक करिश्मा है जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रति जनता को आकर्षित करने के लिए काफ़ी दमदार दिखता है। प्रियंका गांधी के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उन्होंने चुनाव से क्यों दूरी बना रखी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, अभी तक आदरणीय अविनाश पांडे जी से पहले तक उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव रही हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जितने भी जन आंदोलन किया उसको लीड किया हमारी नेता प्रियंका गांधी ने। जब हम कुलदीप सेंगर की चर्चा करते हैं, जब हम महिला सुरक्षा पर बात करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, कुलदीप सेंगर जैसे अराजक नेता जिसको पूरी की पूरी सरकार संरक्षित कर रही थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया है तो आदरणीय प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी सबको पर आई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी की उन्नाव से पहले गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जाकर कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हुए और जब जन आंदोलन चला तो सरकार को मजबूर होकर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जब हम बात करते हैं लखीमपुर इनके गुंडे राज्य मंत्री की बात करते हैं, जब किसानों के सीने पर इन्होंने गाड़ियां चढ़वा दी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया वहां पर भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी होती, 2 दिन वो जेल में रहे। तो हम ये बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पर सड़क पर अगर कोई नेता 10 सालों 7 सालों में उतरा है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं, क्योंकि उन्हें संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी उनके पास थी, कमान उनके पास थी। ऐसी स्थिति में अगर किसी एक सीट से वो चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जो दिशा निर्देश मिलता है उसमें कोई कमी आती है। इसलिए पार्टी ने तय किया कि इस चुनाव का नेतृत्व चुनाव की रहनुमाई तौर पर आदरणीय गांधी जी के हाथ में रही। हम सब लोगों ने उनसे अनुरोध किया और आदरणीय प्रियंका गांधी ने इस चुनाव का नेतृत्व जी। उसके बाद आपने सीएम योगी का भी जिक्र किया है। समझेंगे कि सीएम योगी जिनके बीजेपी के पोस्टर्स, चुनावी पोस्टर्स जो लगे उस पर तस्वीरें भी नहीं थी, और अब जब नतीजे सामने आ गए ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है। और इसे जोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, और इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर भी विद इन बीजेपी यानी कि बीजेपी के भीतर से ही इस तरीके से विरोध निकल कर सामने आ रहा है, उनकी लीडरशिप पे सवाल उठ रहा है, और क्या उनके भी इस्तीफे को लेकर किसी किस्म का दबाव पार्टी के भीतर से बन रहा है? प्रदीप जी, फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगी चर्चा द ट्रुथ में। और उत्तर प्रदेश की सियासत और कांग्रेस की जो रणनीति रही है प्रदेश को लेकर, उसे आपके ज़रिए समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, अपने दर्शकों तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझना चाह रही थी कि सीएम योगी की भूमिका आप इन चुनाव में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार का नारा तो लगातार सभी चुनावी जनसभाओं से उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन
अंदर से जो बातें निकल कर आती हैं कि सीएम योगी कहीं ना कहीं खुश नहीं चल रहे थे बीजेपी की आला कमान से। आप किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी को नुकसान अंदर ही अंदर उठ रहा विरोध उसने नुकसान पहुंचाया? निश्चित तौर पर ये जनमत निश्चित तौर पर इस बात का निर्देशित करता है कि ये आदरणीय योगी जी की और आदरणीय मोदी जी की नैतिक हार। आप ये देखिए कि हम चुनाव में आंकड़ों में पीछे रहे तो भी हम खुश हैं, और वो आंकड़ों में हमसे देश में कुछ आगे रहे तब भी वो उतने खुश नहीं है। इसके पीछे कारण है, इसके साफ और स्पष्ट कारण है कि उन्हें ये मालूम है कि हमारा देश में नैतिक समर्थन खोया। किसने खोया है कि उत्तर प्रदेश में, आप ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 72 लाख नौकरी का वादा हुआ, आज ये उत्तर प्रदेश की है जहां की जितनी भी वहां की सारी घोटाला हो गई। तो आप कानून का राज के फार्मूले पर आप उत्तर प्रदेश में आपको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आपने क्या किया? आपके कार्यकाल में लखनऊ के अंदर जहां बैठकर हम बहस कर रहे हैं, अदालतों के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली, आपके कार्यकाल में जुडिशियल कस्टडी में जो अपराधी है उस अपराधी को दूसरा अपराधी इलाहाबाद में गोली मारता है। आपके कार्यकाल में जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मारता है, लेकिन उसकी विवेचना आगे नहीं बढ़ती, यहाँ तक कि उसकी पिस्टल तक बरामद नहीं। ये आपका कार्यकाल था जिसमें विधानसभा के अंदर आपने ये बताया कि एक पाउडर बरामद हुआ है जिससे पूरी विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगी, और एक विवेचना कहां तक आगे बढ़ी ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया, ना गृह मंत्री ने बताया, ना देश के प्रधानमंत्री ने बताया, और एक भी आरोपी उसमें गिरफ्तार नहीं। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था का हाल यह है। आपने ऑपरेशन मजनू चलाया था, ऑपरेशन मजनू चलाते चलाते आप कुलदीप सेंगर के पीछे खड़े नजर आए, आप चिन्मयानंद जैसे लोगों के पीछे खड़े नजर आए, और इतना नहीं, आप जहां पे बैठते हैं उसमें वहीं पर 5 किलोमीटर तक भारत उत्तर प्रदेश की बेटी यही गाड़ियों पर टहलती रही, उसके साथ बलात्कार होता रहा और बलात्कारियों को संरक्षित करती हुई पार्टी में जाए। किसान जब आपसे अपनी प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने वो समय भी देखा है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता पे थी, तब अपराध इससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर होते थे, और चुनाव के दौरान तो जो बैलेट बॉक्स है वो भी उसको कैप्चर कर लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन कह सकते हैं कि हम काफ़ी आगे बढ़ आए हैं उत्तर प्रदेश में। अब तो दिखता है कि अपराध का स्तर भी कम हुआ है और इस तरह की घटनाएँ भी कम हुई हैं। आप ये बताइए कि अपराध के आंकड़े, महिला अपराध के आंकड़ों का ये सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। ये सरकारी आंकड़े। निश्चित तौर पर जब हम ये कहते हैं, आप बताइए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जुडिशियल कस्टडी के अंदर, अदालत के अंदर एक अपराधी को दूसरा अपराधी ने सब गोली मारी। आप बताइए इलाहाबाद में एक जुडिशियल अपराधी आता है, उसको बाकायदा पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच में एक अपराधी से उन दोनों भाइयों को गोली मार के चला जाता है। आप बताइए कि जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मारता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कब हुआ था? हमें पूछना यही नहीं, कचहरियों के अंदर जो अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने के काम करते हैं, अपराधी कचहरी के अंदर घुस के लोगों को नहीं मार रहे हैं, विधानसभा तक सुरक्षित नहीं। और ये पहला कार्यकाल नहीं, आप इस उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 की गर्जना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखी, तो उत्तर प्रदेश में AK-56 की गर्जना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी पर AK-56 की गर्जना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखी। उत्तर प्रदेश में जो सबसे हमारी राजधानी है, उसका प्रमुख जगह हजरतगंज है, वहां पे 200 राउंड की फायरिंग उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। इतना ही नहीं होता, आप बताइए जिस कार्यकाल में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी कैबिनेट में बैठ रहे हो, पैसा ले रहे हो, वहां पे आप कानून के राज की बात कैसे कर सकती हैं? जिस पार्टी सरकार में है वहां एक सैकड़े से ज्यादा विधायक अपराधी हो, अब कैसे मान सकते हैं वहां पे कानून का राज होगा? तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ कानून का राज नहीं, एक अराजक गैंगवार चल रही है, जिसमें जो लोग सरकार के साथ है या सरकार का समर्थन करते हैं वो गैंग जिंदा है, जो सरकार से असहमत है वो गैंग खत्म हो रहे हैं। आप विजय सिंह को ले लीजिए, आप पुनीत सिंह को ले लीजिए, आप विनीत सिंह को ले लीजिए, आप अभय सिंह को ले लीजिए, आप धनंजय सिंह को ले लीजिए, आप एक नहीं एक फहरिस्त है। आप केवल हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर जिले के 10 मोस्ट वांटेड लोगों की सूची जारी कर दे,
उसमें सारे आधे से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। जी जी, मैं समझना चाहती हूँ। यही मान जी, मुस्लिम वोटर्स जो है उनका एक तरफा जो झुकाव है उत्तर प्रदेश में वो इंडिया अलायंस की तरफ हो गया, लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि क्या जो हिंदू समाज है इसका पूरा साथ मिल पाया आपको? क्योंकि जो सीटें अभी भी बीजेपी के पास गई हैं, कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व की राजनीति का असर दिखता है इन फैसलों में, इन नतीजों में। देखिए, साफ और स्पष्ट है, ये विक्टिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, हिंदू और मुसलमान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बची, नंबर एक। नंबर दो, बात जो महत्वपूर्ण बात है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के इस आंदोलन ने, इस यात्रा ने एक काम निश्चित तौर पर कर दिया कि सरकार में जो ये सरकार की जो मंशा थी कि आने वाली सरकार में नागपुर में जो संविधान रखा हुआ है वो संविधान लागू होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दुर्भाग्यगा। निश्चित तौर पर उस संविधान में जो आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था है वो लागू होगी और बाबा साहब का जो संविधान फूल सकेगा। तो निश्चित तौर पर उनकी उस मंशा को चोट पहुंचती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, इनसे ज्यादा दलित बैकवर्ड विरोधी सोच किसकी है? आदरणीय अखिलेश यादव जी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शंकर भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सोच में, आपकी सोच में हिंदू कौन है? क्या इस देश का बैकवर्ड आपकी हिंदू सोच में आता है, नहीं आता? इस देश का दलित आपकी हिंदूवादी विचारधारा में आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो आप बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी बताइए, एक वो जो मिलिट्री का जवान था, वो साथी जब घोड़ी पे चढ़कर अपनी शादी के लिए जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे न सिर्फ उसको घोड़ी से उतारते बल्कि उसको उसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। उसके खिलाफ जब विपक्ष आंदोलन करता है, जयंत चौधरी जी सरकार में वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें लाठियों से पीटा था, हम सभी को लाठियों से पीटा। तो आपकी सरकार में दलित नौजवान घोड़ी पे नहीं जा सकता। आपकी सरकार में कोई बैकवर्ड अगर मंदिर चला जाता है, आदरणीय अखिलेश जी भी अगर मंदिर चले जाते हैं तो अब आप गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस देश की दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सोचा आप जब ये और खाद्यान्न की गारंटी योजना के तहत जो देश को में राशन की व्यवस्था थी वो राशन की व्यवस्था यूपीए सरकार ने, और उसमें से भी आपने निश्चित तौर पर राशन की दुकानों से मिट्टी तेल गायब कर दिया, साबुन गायब कर दिया, चीनी गायब कर दी, इस तरह के सारे सामान गायब कर दिए। तो बार बार आपने इस बात का एहसान दिलाया कि आपको सरकार 5 किलो राशन दे रही है, आपको मोदी की सभा में जाना होगा, योगी की सभा में जाना होगा, जबरदस्ती बाकायदा वीडियो द्वारा और वहां के अधिकारियों द्वारा एक महीने में एक बार राशन दिया जाता था और 5 बार सभाओं में बुलाया जाता था। उनका हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे थे, संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये एक निवाला हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारे लिए जहर है और उसी की क्रिया है कि सारी चीजों के बावजूद भी ये साथी इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा संविधान भी बचेगा, हमारा आरक्षण भी बचेगा और जो हमारा अधिकार है वो अधिकार भी 5 किलो राशन के बजाय 10 किलो राशन हमें मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये कारण रहा है इनकी सहकारी सरकार को का विरोध करने का और इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। जी, करण भूषण सिंह, आखिर धन बल या फिर दबंगई, किस वजह से करण भूषण सिंह को इतनी आलोचनाओं के बाद, बल्कि बीच में तो उनके काफिले से 2 लड़कों की मौत भी हो गई, उसके बावजूद किसी किस्म का जो है नुकसान यहाँ पर बीजेपी को नहीं हुआ, वो भी जीत गए हैं। हालांकि अजय मिश्रा टेनी हारे हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हारे हैं, लेकिन कुछ चेहरे जो हैं वो अभी भी बीजेपी में अपना रुतबा बरकरार रखे हुए हैं। समझेंगे इस सीट को भी। और आइए प्रदीप सिंह से बात आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, मैं समझना चाहूँगी कि पूरी दुनिया की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नज़र है कि बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया बहुत गंभीर आरोपों के बावजूद, और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप? यहाँ पर इंडिया अलायंस का कोई करिश्मा काम नहीं कर सका? ये है कि उस सीट में जातीय संघर्ष हैं
आपसे और दूसरा ये पे कई आरोप जरूर हैं, लेकिन जब लोग जी। जाति करीब 90 से ज्यादा महाविद्यालय उस जनपद में चल रहे होते हैं, उसमें तमाम क्षेत्रीय लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है, और तमाम जो रॉबिनहुड टाइप की तस्वीर जो उस संस्कृति में है, तो वो उसने कहीं न कहीं उन तमाम चीजों को जो समाज के खिलाफ जाती हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए उन लोगों ने उन्हें वोट दिया है। वो एक लोकल हिस्ट्री है, लोकल हिस्ट्री में वो जीती थी। लेकिन फिर हमें कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश जब आप बात करते हैं, इनके सातों मंत्री चुनाव आते हैं, उत्तर प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण सीट है जहाँ जो मुद्दा जिस देश में पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की जो पार्टी अयोध्या, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है कि वहाँ पूरी पूरी अयोध्या में जमीनें हैं, जो जमीनें हैं वहाँ किसानों की जो जमीनें जबरदस्ती सरकारी दबाव में हथियाई जा रही हैं, और किसको बेची जा रही है? गुजराती या गुजराती व्यापारियों की बेची जा रही है, और औने पौने दाम में उनसे खरीदी जा रही है। और यहाँ तक कि जिन घरों जी प्रदीप जी, तो क्या गुजराती भावना को आपने जगाया बीजेपी के विरोध में? उत्तर प्रदेश की जनता को ये एहसास कराया गया कि गुजराती कारोबारी जो हैं वो आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जो बात कर रहे हैं, अयोध्या के अगल बगल के 10 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहां पर सरकार समर्थन कर रही है उन गुजराती व्यापारियों का, और पौने पौने दाम पर जबरदस्ती, यहाँ तक कि अगर हम ये कहें कि गन पॉइंट पर उन किसानों की जमीन हथियाई जा रही है, और जो व्यापारी चाहता है उतना ही पैसा किसान को दिया जाता है। इस पर किसान आवाज नहीं उठा सकता, और यही कारण है तमाम बार इस पर आंदोलन होता है। और आज भी स्थिति ये है, और वहां पर जितने भी सरकारी कार्य विकास के हो रहे हैं, उन सब पर कोई स्थानीय अयोध्या वासी या अगल बगल के किसी नौजवान को वो काम नहीं मिलता। वो काम गुजरात के नौजवानों को और वहां के व्यापारियों को मिलता है। तो पूरी तरीके से अयोध्या का अपहरण हो चुका है गुजरातियों का। तो उसी की प्रतिक्रिया है कि अयोध्या के लोगों को लगना, आप कोई भी प्रतिक्रिया दुनिया से आ रही हो, लेकिन अयोध्या की प्रतिक्रिया ये है कि अयोध्या हमारी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, और हमसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। उसका प्रतिवाद था कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई, और वो लोग जिन्होंने इस देश में संविधान बदलने की बात की थी, इस देश से आरक्षण समाप्त करने की बात की थी, आदरणीय लल्लू जी का बयान था, उन्हें खारिज किया जाता है। जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जो समर्थन आरक्षण के साथ हैं, और ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर आदरणीय अवधेश जी दलित बिरादरी से आते हैं, और आदरणीय लल्लू जी अपर कास्ट से आते हैं। तो इसमें दलित बिरादरी के लोग का प्रत्याशी चुनाव जीतता है, और अपर कास्ट के आदरणीय लल्लू जी चुनाव हारते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि इनका बयान था कि इस देश में 400 सीटें हमें दे दो, इस देश में संविधान हम बदलेंगे, इस देश से हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये भी इनका बयान था, उसकी प्रतिक्रिया अयोध्या ने दी। जी, एक बात ये भी कही जाती है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है फॉरवर्ड क्लास के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, और जो बैकवर्ड क्लास के जो हिंदू वोटर्स हैं वो आपके संविधान और आरक्षण के एक झूठे नैरेटिव के प्रति आकर्षित हो गए। नहीं, झूठा नैरेटिव नहीं, आप साफ भाई, अगर ये हम कह रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते, तो इन चारों लोगों के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की क्या? आदरणीय लल्लू जी के खिलाफ, अरुण गोविल जी के खिलाफ, अनंत हेगड़े के खिलाफ। और हम ये स्पष्ट कहते हैं, नागपुर में जो संविधान बना हुआ रखा है, वो इनकी मंशा थी, वो नई संसद में वो संविधान लागू होगा, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तोड़। इसकी प्रतिक्रिया इस देश में बार बार ये कहते हैं, और बार हम ये पूछते हैं, अपर कास्ट की जब बात कर रहे हैं, इन्हीं के तो नेता थे जिन्होंने कहा था इस देश में क्षत्रियों ने मुगलों को अपनी बेटियां दी थी, और उसके खिलाफ पूरे देश आंदोलन, पूरे देश का क्षत्रिय आंदोलित हुआ था, और उत्तर प्रदेश का हर जनपद से एक क्षत्रिय राजस्थान तक पहुंचा था, लाखों की सभाएं हुई थी। तो आप ये बताइए, केवल आप उस मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की अराजक विचारधारा का समर्थन करते हैं, आप उनके साथ खड़े ना, आप पिछड़ों के साथ खड़े ना, आप दलित के साथ खड़े ना, आप अगड़ों के साथ। तो निश्चित तौर पर आपने उत्तर प्रदेश जब हम बात करते हैं, आपने सरकार नहीं चलाई है, ये सरकार योगी जी की सरकार नहीं है, एक गैंग का वर्चस्व है
जो शासन सत्ता पर बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये है कि आप जो सार्वजनिक पार्क है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कब्जे हैं। जितने प्राइमरी स्कूल हैं, आज 40% प्राइमरी स्कूलों की जमीन और पाठशाला पूरी की पूरी गायब हो चुकी, कहाँ चली गई है ये कोई बता नहीं सकता। हम लखनऊ के अंदर 18 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो हम लोगों के देखते देखते थे और इसी कार्यकाल में वो गायब हो गए, उसमें तालिकाएं बन चुकी। तो निश्चित तौर पर अवैध कब्जे, अवैध वसूली और इनकी मानसिकता के जो लोग हैं, चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे वो नकल माफिया हो, सारे के सारे माफिया केवल और केवल कहीं अगर पनपे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, ऐसे में तो प्रदीप जी, युवाओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित होना चाहिए था कांग्रेस के प्रति, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है बहुत ज़्यादा इतना उम्मीदों भरा तो दिख नहीं रहा है। युवाओं का आकर्षण कितना मिल पाया आपकी पार्टी को? नहीं, वोट शेयर का आंकड़ा हम कैसे निकालते हैं? वोट शेयर का आंकड़ा जितनी सीटें हम लड़े उसी के आधार पर आप शेयर का आंकड़ा निकालते हैं। आप निश्चित तौर पर अगर हम ज्यादा सीटों पर लड़े होते तो प्रदेश में उतना ज्यादा वोट प्रतिशत हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम 17 सीटों पे लड़े हैं तो 17 सीटों पे अगर हम 6 सीटों पे जीतते हैं तो करीब 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम सेकंड रहे हैं। और तो आप बताइए, हमारा जब आप उस आंकड़े के अलावा अगर आप पूरे प्रदेश की 80 की 80 सीटों पे लड़े होते तो वो आंकड़े बदले होते। पर आपके पास संगठन नहीं था, संगठन की कमी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की कमजोरी है। का आंकड़ा बताइए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का आंकड़े से ऊपर है नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिन दो शहजादों की जोड़ी को देश के प्रधानमंत्री ने खारिज किया, वो उस जोड़ी को प्रदेश के नौजवानों ने, प्रदेश के किसानों ने, प्रदेश की महिलाओं ने उसे संरक्षित किया, उसको समर्थन किया और मोदी जी की जो 2 इंजन की सरकार थी उसे खारिज किया, संविधान बदलने वाली सोच को खारिज किया, आरक्षण समाप्त करने वाली सोच को खारिज किया, झूठे छलावे को खारिज किया, बेरोजगारी से धोखे को खारिज किया, किसानों की आय दुगनी करने के धोखे को खारिज किया। निश्चित तौर पर एक धोखेबाजों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार को उन्होंने खारिज किया। तो नौजवान प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल, कुछ खबर अब देते हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख देते हैं। जब जिन मुद्दों पर उन्हें लगा कि ये नौजवान निश्चित तौर पर जब सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं तो अगर इनकी सरकार बनी तो ये अपने बातों पे पक्के होंगे। जी प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल, समय अब समाप्ति का इशारा कर रहा है। कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई हैं अब नतीजों के बाद कि जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है वो पहुंच गए हैं कांग्रेस के दफ्तरों के पास या फिर नेताओं के पास कि अब उन्हें वो पैसे चाहिए जो कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं के लिए गारंटियां दी थी। इस पर कांग्रेस, इस स्थिति को कांग्रेस कैसे डील करी? क्या वाकई में ऐसी चीज़ें वहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है जो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आपको जनता की उम्मीदों पर, आशाओं पर खरा उतरना है? इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे? निश्चित तौर पर जो भी हमारी बहनें यहाँ तक आई, पूरी तरीके से प्रायोगिक तरीके से उन्हें षड्यंत्रकारी तरीके से यहाँ भेजा गया। जब हमने बताया, वो फॉर्म दिखाया और ये बताया कि हम अगर इस सरकार में आते तो निश्चित तौर पर हम आपको 1 लाख रुपए देते, निश्चित तौर पर इस देश के नौजवानों में पहली नौकरी पक्की का वादा किया तो वो नौकरी मिलती और 1 लाख रुपए सालाना मिलता। ये बात जब हमने बताई और हमने कहा कि ये बात चिंता न करो बहन, हम आपकी लड़ाई, हम सरकार में नहीं आए, उतना ज्यादा विश्वास और समर्थन आपका नहीं मिला है। आपने हमें जिम्मेदारी दी है इस देश में विपक्ष में बैठने की, इस सरकार को आईना दिखाने की। हम आपसे वादा करते हैं इस सरकार को हम मजबूर करेंगे कि वो पहली नौकरी पक्की के अपने कार्य योजना पर अमल करे, 1 लाख रुपए युवाओं को दे, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दे। हम सरकार को मजबूर करेंगे और नहीं सरकार मानेगी तो उसके खिलाफ हम आंदोलन चलेंगे। जी प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की क्या बड़े फैसले, क्या बड़े जो कदम है वो अपनाए जा रहे हैं? कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, जो प्रभारी महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, वो प्रदेश कार्यालय आए थे। हम सभी लोग उनकी बैठक थी, पॉलिटिकल वेलफेयर की जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने तय किया कि हम इसी जून में 13 तारीख से 1 हफ्ते तक आभार और धन्यवाद यात्रा चलाएंगे और उसके बाद लगातार हम बूथ पर जाएंगे और अपनी जो हमारा गारंटी पत्र है, जो हमारा न्याय पत्र है, उस पर लगातार छोटी छोटी सभाएं करेंगे, युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। लगातार
सरकार को जो मुद्दे हमारे हैं उसको लेकिन सरकार प्रदीप जी कांग्रेस पर ये आरोप भी लगते रहे कि कांग्रेस जो है वोकेशनल जो है पार्टी है, वो छुट्टियों पर चली जाती है, उतनी सक्रियता नहीं दिखाती जितनी की सक्रियता आपके विरोधी दिखाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में अगर आंदोलन का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सरकार को आईना दिखाता हुआ कोई राजनीतिक दल नजर आया है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नजर आई है। कोई नेता नजर आया है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी नजर आए। हमने सैकड़ों गिरफ्तारियां दी थी। आपका ये साथी जो इस समय आपके साथ बैठ के बात कर रहा है, हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने भी लाठियां खाई हैं। हमने उन्नाव में भी कुलदीप सेंगर के खिलाफ आंदोलन करते हुए सरकार की बर्बरता झेली है। हमने लखीमपुर में भी उस गुड्डे गृह राज्य मंत्री की बेटी ने जो हत्याएं की थी उसके खिलाफ भी आंदोलन में हमारी गिरफ्तारी, और हम जैसे सैकड़ों साथी हर जनपद पर लगातार आंदोलन चलते हैं और हमारी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। हम निश्चित तौर पर आंदोलन पर विश्वास करते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हम लगातार उन बुनियादी मुद्दों को जो जनता से छूने वाले मुद्दे हैं उन पर हम संघर्ष, सड़कों पे हमने संघर्ष किया है और आने वाले दिनों में भी संघर्ष करेंगे। अब हमने तो कोरोना काल में संघर्ष किया है और हमारे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी को गिरफ्तार करके 1 महीना जेल में रखा गया। तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हम सरकार को आईना दिखाते रहे हैं, सरकार को आईना दिखाते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रदीप जी, आपने इतना कीमती वक्त स्ट्रेट चर्चा द ट्रुथ के लिए दिया है। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अगले हफ्ते किसी विशेष अतिथि के साथ फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।